हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान अमन मुज़ाकरात मुसलसल ताखीर का शिकार। जुम्मे के रोज मुज़ाकरात शुरू हो सकेंगे या नहीं, दुनिया बड़ी खबर की एक बार फिर मुंतज़िर। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के सफीर से अहम मुलाकात। ट्रंप ने बहरी फौज के जनरल को बरतरफ कर दिया और अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह करने का भी हुक्म दे दिया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी आज बात करेंगे आज के शो में। ट्रंप का भारत पर बड़ा वार, भारत को जहन्नुम का गढ़ करार दे दिया। मोदी सख्त मुश्किल में। भारत में ऑपोजिशन जमातें भी मोदी पर सख्त तनकीद करने लगी। ट्रंप की तरफ से भारत के खिलाफ बार बार बयानात पर मोदी की खामोशी को कमजोर सिफारतकारी करार दे दिया। मोदी हुकूमत आलमी तन्हाई का शिकार क्यों हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में सस्ती बिजली अवाम के लिए एक ख्वाब बन गई। लोड शेडिंग के बावजूद हुकूमत ने भारी बिलों का बोझ अवाम पर डाल दिया। अवाम अब लाखों रुपए के सोलर लगाने के लिए नेपरा से मंजूरी लेगी। हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी पर अवाम की सख्त तनकीद। क्या IPPs को अरबों रुपए देने के लिए अवाम को सोलर से सस्ती बिजली लेने से रोका जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर पलवशा खान। और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का पाकिस्तान की वजारत दिफा को खत, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को अपग्रेड करने के लिए $2.4 अरब की सरमायाकारी करने की बड़ी ऑफर कर दी। प्रोजेक्ट से 1000 पाकिस्तानियों को जॉब्स भी मिलेंगी और प्रोजेक्ट का दौरानिया 25 साल का होगा। लेकिन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफर को ब्रेक क्यों लग गई, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन ईरान अमेरिका जंग के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि ऑन ग्राउंड जो जंग थी, जो मिसाइल्स की बौछार थी, ड्रोन्स की बौछार थी, वो तो अब रुक गई है। लेकिन मामला जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर आ गया है। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जो है वो ईरान ने कुछ बहरी जहाज़ों को कब्जे में लिया और अब उन्होंने लेटेस्ट वीडियो भी जारी की है ये दिखाने के लिए कि वो किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से किसी भी किस्म का अगर कोई ट्रांसपोर्ट होता है उनकी मर्जी के बगैर। फिर अमेरिका ने भी ईरानियन जो नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, उन्होंने भी ईरानियन शिप्स को जो है उसको टारगेट किया और उनको तहवील में लिया, जिस पर बहुत शोर मचा। और फिर एक और जो है ईरानियन शिप, उसको भी तहवील में लिया है। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का हुक्म दिया है कि शूट एंड किल का, क्लासा साहब उन्होंने शूट एंड किल का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है जो स्मॉल बोट्स यहाँ पर आ रही हैं माइंस बिछाने के लिए, उनको जो है वो आप फौरन जो है वो उन पर आप हमला करें और उनको अपनी तहवील में ले लें। लेकिन हैरत की बात यह है कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम इतना ज्यादा तजाद देख रहे हैं। एक दिन वो कुछ कहते हैं, दूसरे दिन वो कुछ कहते हैं। थोड़े दिन पहले ही उन्होंने कहा था ये जो सीज फायर है इसकी कोई जो है वो तारीख नहीं दी थी, कोई डेडलाइन नहीं दी थी और सबने थोड़ा सुख का सांस लिया था कि ठीक है अब ये चलेगा। लेकिन अब एक दफा फिर वो एक एग्रेसिव स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं और ईरान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। बड़े अहम सवालात आपने उठाए हैं इसमें अपने इंट्रो में। दो तीन चीज़ें हैं। इससे पहले जब हम बार बार ये बात कहते हैं ना कि उनकी सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी जो है अनप्रडिक्टेबल है और वो वही वाली जो बात आप भी कह रहे हैं पूरी दुनिया कह रही है और ट्रंप साहब इसको कोई कुछ छुपाते भी नहीं है, कोई इस पे वो मतलब डजंट फील शाय ऑफ कि हाँ जी कि मैं ऐसा करता हूँ। वो डट के करते हैं, रोज़ करते हैं और पूरी दुनिया देख रही है सारी। अब इससे ना मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि क्या ये सियासी लीडरशिप जो होती है वो जानबूझ के ऐसा करती है, उनकी पॉलिटिकल उनकी ग्रूमिंग हो जाती है। मसलन जब शिमला ये अकॉर्ड होना था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अभी नहीं हो रहा था, तो भुट्टो साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट के हैं या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मार्शल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी साहबा थे इंडिया में। तो इंदिरा गांधी साहबा ने एक अतालवी वो जो उस जर्नलिस्ट थी अपने दौर की, बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत किताब लिखी उन्होंने बाद में, एन इंटरव्यू विद हिस्ट्री, उनके राना फिलाची साहबा की। उसमें इंदिरा साहबा ने इंटरव्यू दिया उनको। उस वक्त इंटरव्यू प्रोफाइल ऐसे छपते थे, तो उसमें उन्होंने कोई बात होने लगी भुट्टो साहब के हवाले से, मुज़ाकरात भी, ये सारा ये POWs जो हैं आपके या बाकी जो इलाकों पे बातचीत होने, शिमला कार्ड वगैरह। तो इंदिरा साहबा ने कहा, भुट्टो साहब पे कमेंट किया, उन्होंने कहा उनसे मैं क्या बात करूं। भुट्टो साहब सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, रात को सोने से पहले कुछ और बयान देते हैं। इज अनप्रेडिक्टेबल। वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, तो वो तो बंदा उस मुस्तकिल मिजाज आदमी, गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी से मैं क्या बात करूं।
ये उनका इंटरव्यू छप गया अखबार में, भुट्टो साहब ने पढ़ा, पढ़े लिखे आदमी थे, किताब ये सारी चीजें पढ़ते थे। उन्होंने बाकायदा बुलवाया उनको, रोना फलाची साहबा को दोबारा बुलवाया गया, पाकिस्तानी एम्बेसडर को कहा गया इनको ढूंढे, रोम में जो थे उन्होंने ढूंढा, उनको कहा गया कि आप यहाँ भुट्टो साहब का इंटरव्यू करें। वो पिंडी तशरीफ लाई और ये बाकायदा एन इंटरव्यू विद हिस्ट्री जो बुक है, बड़ी शानदार किताब है, एवरीबॉडी मस्ट रीड इट। उसमें बहुत सारे प्रोफाइल हैं दुनिया के बड़े लीडरों के। भुट्टो साहब का इंटरव्यू हुआ, भुट्टो साहब उसको साथ भी ले गए, सिंध वगैरह सारी चीजें दिखाई। उसमें उन्होंने पूछा जी मेरे बारे में इंदिरा ने क्या कहा है। उन्होंने बताया जी इंदिरा साहब तो आपके बारे में कहती हैं, आप तो दिन रात कुछ बात, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, आप तो अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो आप तो मुस्तकिल मिजाज नहीं है। भुट्टो साहब ने बड़ा तरीकी जुमला कहा था, उन्होंने कहा सियासतदान को ऐसे ही होना चाहिए, सियासतदान ऐसे ही होता है। तो अगर मेरे बारे में इंदिरा गांधी को मतलब है ये अंदाजा हो जाए कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं एक तरह का सोचता हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है या मेरी पर्सनैलिटी प्रिडिक्टेबल है, मेरी सोच प्रिडिक्टेबल है, मेरे मुखालफिन अगर मतलब मुझे रीड कर गए हैं तो मैं तो फेल्ड हूँ। फिर तो वो अपनी पॉलिसी बना लेंगे कि भुट्टो साहब को कैसे मैनेज करना है, ये इसकी शख्सियत है, ये माइंड सेट है। उनका ये कहना था कि अगर आज या नेहरू साहब बैठे हो तो इंदिरा साहबा को उन्होंने कहा कि वो नहीं है, मतलब पॉलिटिशियन नहीं है। नेहरू साहब तो अगर होते वो मेरी इस बात को समझते कि मैं क्यों दिन रात अपनी पोजीशन बदल रहा होता हूं। और भुट्टो साहब ने बहुत सारे सख्त रिमार्क्स भी दिए थे इंदिरा साहब में, आप डिटेल में नहीं जाता। और जिसकी वजह से वो पड़ गया था, मतलब ये शिमला मुआहदा जो है वो डिले का शिकार हुआ, मीटिंग डिले का शिकार हुई थी। और बकायदा बाद में भुट्टो साहब ने उनको कहा, फिर उसको अतालवी वो जो थी जर्नलिस्ट, उनको एम्बेसडर फिर भेजा गया कि आप ये जो लाइनें मैंने कही है ना इन पे इंदिरा गांधी साहबा पे, मसलन क्या चल मैं बता देता हूँ, बाकी तो हम मतलब करते ही रहते हैं। उन्होंने जनाब इंदिरा गांधी साहबा जो है इन्होंने वहां से पढ़ा, उसे लंदन से पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। इंदिरा साहबा ने 3rd डिवीजन में ली, इनके मार्क्स कम थे, इनको 4 साल लग गए। मैंने वो जो कोर्स था मैंने 2 साल में मास्टर्स की। सो उन्होंने इंदिरा साहबा की कबलियत पे, इंटेलेक्ट पे भुट्टो साहब ने कोई अटैक्स किए इसी के तनाजुर में। तो वो जब वहां पे बात पहुंची तो इंदिरा साहबा ने वो डिले किया, क्योंकि इंटरव्यू पढ़े जाते थे उस वक्त। तो पाकिस्तान ने कोशिश की, फिर वही एम्बेसडर भेजे गए उसी के पास, यारुना फलाची साहबा के पास कि आप इसकी तरदीद करें। नहीं जी मैंने गलती से कोड किया। उसने कहा मैंने तो गलती से कोड नहीं किया, एंड शी रिफ्यूज्ड। तो बड़ा फटा पड़ा था उसकी वजह से, इंटरव्यू की वजह से। कहने का मतलब ये है जो आपने बात की मैं लंबी बताई, सम टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अपने बारे में प्रेडिक्टेबल नहीं होने देती, दे विल से डिफरेंट थिंग्स ऑल द टाइम। सो अगर ये कर रहे हैं, अगर उसको भुट्टो साहब और इंदिरा साहबा की बात को आगे लेके बढ़े, तो ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिशियन यही कुछ करते हैं कि अपने बारे में किसी को एग्जैक्ट जज मत करने दें। इन्होंने वही कुछ कर दिया कि इनकी जो पावर पता है इस वक्त क्या है, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि किसी वक्त क्या कर गुजरेंगे, किसी वक्त क्या कह देंगे, वो किसी वक्त कोई मतलब क्या ऐसी बात कह देंगे, जैसे आज इंडिया के बारे में ठोक दिया उन्होंने। अब देख रहे हैं ये उनकी शख्सियत का हिस्सा है, वी लाइक इट और नॉट, बट दिस इज हाउ मिस्टर ट्रम्प इज। अब ये आप इंडिया के बारे में जो बात ले आए हैं उसी पे बात कर लेते हैं। बड़ा शोर मच गया है इंडिया के अपने अंदर, जो है वो बड़ी तनकीद की जा रही है मोदी साहब पे। हेल होल का लफ्ज जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने, सख्त, वैसे मैंने पढ़ा है सारा पूरा 2 पेजेस का। तो वो जो है बहुत ही सख्त जबान जो है वो उन्होंने इस्तेमाल की है ऐसे टाइम पे, वो भी कि आप देख रहे हैं कि आजकल इंडियन मीडिया पे वापस से वो जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, निहायत ही अफसोसनाक इंसिडेंट था, लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो जारी है। ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की स्टेटमेंट, ऐसा लगता है सारी मुसीबतें एक साथ जो है वो और मोदी साहब के ऊपर आ गई हैं। उनके अपने अंदर इंडिया से भी जो है वो उनके ऊपर सख्त तनकीद हो रही है कि वो क्यों चुप क्यों है ऐसे मामला। अच्छा, बाज़ दफा ना हर इंसान, हर मुल्क, हर सिविलाइजेशन, सोसाइटी पे ना मुश्किलात आती हैं। सम टाइम थिंग्स मेरी जिंदगी में भी आती हैं, आपकी हर किसी की आती हैं। वो पता है उसके क्या कहते हैं, जो हम नहीं करते, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शायद मेरे ऊपर मुश्किलात पड़े तो मैं ना हैंडल कर सकूं। थियोरेटिकली बड़ा चीजों को पता होता है, प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है करना, जिस पे पड़ती है वो उसको पता होता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब मुसलसल आपकी कुछ चीजें गलत जा रही हो ना, देन स्टॉप डूइंग द थिंग्स। फिर उस वक्त उसको रेजिस्ट ना करें चीजों को, मतलब मजीद गलतियां ना करें। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि उस वक्त दोबारा ड्राइंग बोर्ड की तरफ चले जाएं, दोबारा नए सिरे से सारी चीजों को पढ़ना शुरू कर दें और उनको रीड करना कि मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। इंडिया को पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चीजें समझ लेनी चाहिए थी कि हमसे चीजें गलत हो रही हैं, हमें कहीं ना कहीं पे फुल स्टॉप करना है। हमने जंग लड़ ली, पाकिस्तान बैशिंग कर ली, अच्छी बुरी जो भी हुई हो गई, दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी हुई, ट्रम्प साहब नहीं खड़े हुए, पाकिस्तान का इमेज बन गया, उनकी मेहरबानी से यहाँ पे फील्ड मार्शल साहब का टाइटल मिल गया, बहुत सारी पाकिस्तान को बड़े फायदे हो गए, दुनिया भर में हमारी इज्जत बन गई जो थोड़ी सी नहीं थी पहले। तो उसके बाद इनको रुकना चाहिए था कि हमारे स्टेप्स की वजह से पाकिस्तान इज गेनिंग ए लॉट ऑफ न्यू प्रिविलेजेस इन द वर्ल्ड। उन्होंने नहीं, उन्होंने वो आगे स्पीड ब्रेकर थे ना, उन्होंने रेस बढ़ा दिया, उन्होंने कम करने की बजाय बढ़ा दिया। आखिरी उन्होंने ये किया जो गाली दी थी उन्होंने जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को गाली दी, जिसपे इंडिया में भी रिएक्शन आया जो सेना एलिमेंट्स है। अब भी वही हम देख रहे हैं
کہ ایک کے بعد ایک مسلسل غلط ہے. اس وقت انڈین آئسولیشن میں کھڑے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی مطلب وہاں پہ تو ہوئی جب پاکستان کا آپریشن سندور ہوا, وہ جیسا تیسا ملک ہے, روز آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. جیسا تھا 3 ملک تو ہمارے ساتھ کھڑے تھے نا, چائنا کھڑا تھا, آذربائیجان کھڑا تھا, ترکی کھڑا تھا. آپ کے ساتھ تو کوئی ایک بھی نہیں کھڑا ہوا. آپ دنیا کی بہت بڑی اکانومی ہے, 700 ارب آپ کی وہ ہے, آپ کا فارن ریزرو ہے, 30-40 کروڑ کی آپ مڈل کلاس ہے, دنیا بھر کی آپ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں. جاپان اور چائنا کو بہت بڑا جلدی آپ اکنامک فرنٹ پہ وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو فیئر انف آپ کی ترقی ہے, مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دنیا میں ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا ہے جو آپ کی ایروگینس ہے, میں کو ایروگینس آپ انڈین کی دیکھیں نا, مطلب کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ایروگینس ہے, ان میں تکبر آ گیا ہے, غرور آ گیا ہے, وہ کسی کو بندے نہیں سمجھتے. ہم جانتے ہیں, بہت سارے ہمارے بھی دوست ہیں. اب کیا ہوا ہے, اب ٹرمپ صاحب نے, وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کا کرما ہوتا ہے, اب کرما ان کا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں. انڈین کی بڑی دلچسپ چیز ہے, آپ نوٹ کریں, آج ان کا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے میں دیکھ رہا تھا, ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں, ان سے سوال ہوا کہ آپ کے بارے میں تو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ہیلول از اے ویری اسٹرانگ ورڈ, کے مطلب میں کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے ایکسپلین کروں کہ ہیلول کیا چیز ہوتی ہے, مطلب پڑھے لکھے لوگ سمجھ جائیں گے کہ بدترین قرار دے دیا. اور چائنا کو بھی انہوں نے کیا, فیئر انف, لیکن چائنا نے ایکشن نہیں دیا. وہاں پہ وہ ایک علیحدہ ملک ہے, اپنے ان کی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ چھوڑیں, اس پہ ہم نہیں بات کرتے. ہاں ہم نے پڑھا ہے ان کے ایکسٹرنل افیئرز کے, ان کا جو انیشل سٹیٹمنٹ ہے, بعد میں شاید کوئی پورا اپنا بیان دیں, جو میں نے انیشل پڑھا, انہوں نے کہا ہاں جناب ہم نے بھی پڑھا ہے, لیکن وی لیو اٹ ہیئر, مطلب لوگ کام ویل لیفٹ. تو کرکٹ کی زبان میں ہوتا ہے کہ بال بہت اچھی آ جائے نا, ویل لیفٹ کر دیں. آپ تو مطلب کرکٹ بہت سمجھتی بھی ہیں, فالو بھی کرتی ہیں. ان لوگ ویل لیفٹ, یہ ویل لیفٹ ہمیشہ امریکہ ٹرمپ یا چائنا کے کیس میں کرتا ہی نہیں, ہمارے کیس میں نہیں کرتا. ہم انہیں لگتے ہیں کہ آتے جاتے جناب ان کو گالیاں دو, ان پہ مطلب حملہ کر دو, ان کو ٹھکائی کر دو, ان کو دنیا جہار میں ان کو بدنام کر دو. ہمارے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو چائنا اور امریکہ کے ساتھ ہے, کیونکہ سپر پاورز ہیں. وہاں پہ آپ کو یاد ہے ان کے یہ آرمی جرنل کی ابھی بک آئی تھی جس کو چھپنے نہیں دیا انہوں نے, وہاں پہ پینگوئن کی جو کتاب ہے, ریزن اس نے کہا لداخ میں وہ یہ چائنیز آرمی آ رہی تھی ان سائڈ. ہم نے ڈیفنس منسٹر سے پوچھا, راجناتھ صاحب سے, کہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں, لڑنا ہے؟ انہوں نے کہا 2 منٹ اب ٹھہرے, میں وشوا گرو سے پوچھ لوں, میں وزیر اعظم سے. وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں جناب آپس میں بیٹھ کے طے کرنے, آپ نے کیا کرنا ہے. انہوں نے ان کو کہا جنرل صاحب کو کہ بھائی صاحب آپ فیصلہ کر لیں, لڑنا ہے نہیں لڑنا. وہاں پہ فیصلہ جنرل صاحب پہ چھوڑ دیا. ہمارے وقت تقریریں کرتے ہیں, یہاں پہ ٹرمپ نے جو الزامات لگائے ہیں بڑے سیریس قسم کے, بالکل ہاں, اس پہ اس نے آپ کے 7-8 جہاز گروا دیے. 10 ہم تو کہہ رہے تھے 3 گرے ہیں سپوزلی, رفیل ہیں یا 5, وہ تو 11 تک لے گئے, وہاں بھی چپ رہے. انہوں نے آپ پہ ٹیرف لگا دیا, وہاں بھی چپ رہے. روزانہ وہ آپ کو بلی کرتے تھے, چپ رہے. رہی صحیح کسر انہوں نے پورے انڈین آپ کے ملک پہ اتنے بڑے سیریس سوالات اٹھا دیے کہ کیلیفورنیا میں بیٹھے ہیں انڈینز بیٹھے ہیں, چائنیز بیٹھے ہیں, اور ایک طرح کا مطلب ہے انہوں نے گینگز بنائے ہوئے ہیں, یہ کسی گورے کو نوکری نہیں دیتے. وہاں سے باہر سے لوگ آتے ہیں, انہیں کو نوکریاں دے رہے ہیں. امریکنز ہیں یا گورے ہیں وہ جاب لیس ہو رہے ہیں, اور وہ وہاں سے باہر سے لوگ آتے ہیں, بچے یہاں پیدا کرتے ہیں, بچے کو نیشنلٹی ملتی ہے, ساتھ پورا ٹبا ٹوٹ پڑتا ہے. تو ہماری تو امریکنائزیشن خراب کر دیا, یا انٹیگریشن نہیں کرتے. اسے تو خاصی سنائی ہے آج اس نے ٹرمپ نے, بہت ڈیگریڈنگ قسم کے. سو وہاں پہ وہ جواب دے دیں نہیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے, اس کو رہنے دیں. ہمارے کیس میں نہیں جناب, آپ لوگوں کو ہم ٹھکائی کریں گے, سندور کریں گے, 60,000 مطلب یہ انڈین روپیز کے ہم رفیل لائیں گے. تو یہ بتائیں, مودی صاحب کا ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اس کا ٹرننگ پوائنٹ انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہی تھا. ہر شے کی تباہی عمر ہوتی ہے. ہاں, اور اتنے عرصے سے وہ مسلط بیٹھے ہیں انڈیا پہ اپنی اتھارٹیرین جو ہے وہ ان کی جو نیچر ہے وہ لے کر, تو اب یہ ان کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ایک چیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہوں, سننے والے بھی, انڈیا میں پہلے پرائم منسٹر مودی صاحب پہ یہ بات کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا تھا, نہ گستاخی بلاسفیمی سمجھی جاتی. ایک پولیٹیکل یا لیڈرشپ کو جب بہت پاور مل جائے نا ایک سٹیج پہ نا, وہ تھوڑے سے وہ بن جاتے ہیں, مطلب آٹوکریٹ بن جاتے ہیں, ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, فاسسٹ بن جاتے ہیں, اپنے آپ کو ایک اوتار سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کوئی خدا کی بنائی ہوئی اسپیشل مخلوق ہیں جس پہ بات نہیں ہو سکتی. جیسے پچھلے زمانوں میں ہوتی تھی کنگز کین ڈو نو رانگ, بادشاہ جو کر لے بادشاہ غلط نہیں کرتا. عوام کرتے, عوام پھانسیاں لگتی تھی, بادشاہ کا کچھ نہیں ہوتا. وہ تو خیر ڈیموکریسی انگریز لائے, انہوں نے کہا نہیں جناب بادشاہ کا بھی حساب ہوگا. یہ پھر ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی, ایون امریکہ میں بھی دیکھ لیں, دیگر ملکوں میں, وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی از ڈائنگ, کہ یہاں پاپولسٹ جو لوگ لیڈرشپ آئی ہے, ہنگری میں جیسے 17-18 سال بعد ہم نے دیکھا وہاں شکست ہوئی ہے. پاپولسٹ لیڈرشپ پہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے, جمہوریت مرتی ہے, وہ فری ویسز مرتی ہیں, آپ بات نہیں کر سکتے, کوشچن نہیں کر سکتے, کرتے ہیں تو آپ پہ سزائیں ہو جاتی ہیں. مودی صاحب کے وہاں پہ یہی کچھ ہو رہا تھا, وہ میڈیا کے ساتھ بھی ہو رہا تھا, سول سوسائٹی میں ہو رہا تھا, پولیٹیشین کے ساتھ ہو رہا تھا, وہاں پہ مائنارٹیز کا. اب وہاں پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی, میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے. آپریشن سندور کے بعد مودی صاحب از آن دا ڈکلائننگ سائڈ. رہی صحیح کا سر ٹرمپ صاحب پوری کر رہے, روز آتے جاتے 2-4 وہ چپیڑے لگا دیتے ہیں.
اب اس کی وجہ سے دوسروں کو حوصلہ ملتا ہے, سوال پوچھتے ہیں بھائی ٹرمپ نے نہیں کہا, آپ تو کہتے تھے کہ مسٹر ٹرمپ از مائی فرینڈ, آپ تو وہاں پہ جا کے جلسے جلوس کرواتے تھے, وہاں پہ تو تقریریں کرتے تھے, آپ تو الیکشن ریلیز کرواتے تھے, ان کی تو پوجا ہوتی تھی, یہاں پہ ان کے اسٹیچو بنائے جاتے تھے اور ان کی دعائیں مانگی جاتی ہیں, تو کیا بنا؟ سو ناؤ دا کوسچن, انڈین سوسائٹی, انڈین میڈیا, ولاگرز اور وہ جو ہے نا, اب وہ والی بات, نو دے آر کوسچننگ. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنے 12 سالوں میں, پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ انسیڈنٹ بھی اتنا بڑا تھا, ایک تو کانفلکٹ اتنا بڑا, اور وہ بھی پاکستان سے اگر ہو, اور اس میں جو ہے وہ آپ کو اتنی زیادہ امبیرسمنٹ اٹھانی پڑے, نہ صرف لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے اس امبیرسمنٹ پر بات ہونے لگے, تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا مودی گورنمنٹ کے لیے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ایک ایکسکلوسیو خبر ہے کلاسز آپ کے پاس, اس حوالے سے بات کریں گے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی فرسٹ ٹائم $2.4 بلین جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس میں کیا رکاوٹیں ہیں, کیا مسئلہ ہے, وہ خبر کلاسز آپ کے پاس ہی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک اور ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. امریکی کمپنی نے اندیا دیا ہے کہ وہ $2.4 بلین کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. کس حوالے سے یہ سرمایہ کاری ہے؟ سول ایویشن سیکیورٹی کے لیے, اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ اور کامرس میں جو ہے وہ بڑی سرمایہ کاری کی پیشکش ہے. اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں باقی, اور اس میں کیا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ کلاسز آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایشو اس میں آ رہا ہے. جی کلاسز آپ ڈیٹیلز کیا آپ کے پاس؟ بڑی ایک اہم سٹوری ایکسکلوسیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ یہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے نہیں آتی. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی, اب تو میرا خیال مطلب $1 ملین تک بھی بہت کم آتی ہے. پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے دنیا کے کوئی ممالک جو ہیں یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, کمپنیز نہیں آنا چاہتے بیکاز آف سرٹن ریزن. لیکن پچھلے 1 سال سے ہم نے دیکھا ہے وہی والی بات جو ہم کر رہے تھے, آپریشن سندور کے بعد پاکستان کا دنیا بھر میں امیج اور اسٹیبلٹی بڑھی ہے. مزید اب ہم نے جو یہ پاک ایران یہ کنفلکٹ میں رول ادا کیا, سو پاکستان از ایمرجنگ ناؤ اے ویری پاورفل کنٹری. دنیا میں لوگ اب ہم پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, اعتبار کرنا شروع. اسٹیبلٹی آ گئی. یہ بھی دیکھیں کہ سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہیں وہ اسٹیبل ہوئے ہیں, سو اس وجہ سے بھی وہ کمپنیز یا دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اب پاکستان کا رخ کرنے لگے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز جو ہیں نا وہ موجود ہے. اب جو ایک بڑی آفر آئی ہے, اٹ مائٹ بی اے ویری مطلب پلیزنٹ سرپرائز, کہ یہاں پہ جب ہم 10 15 ملین $20 ملین کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو $2.4 بلین کی امریکن کمپنی نے ایک آفر کی ہے جس کو اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فالو بھی کر رہا ہے, انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ سیکیور پورٹ کے نام سے ہے, انہوں نے ان کو ایک آفر کیا ہے کہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے سسٹم کو مطلب مزید ماڈرن کرنے کے لیے, اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے, مزید یہاں سے آپ کی سیکیورٹی ہو گئی, آپ کے پیسنجر ہو گئے, آپ کی انفارمیشن ہو گئی, سارے کا سارا جو ماڈرن جدید سسٹم ہے اس پہ وہ $2.4 بلین کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ فیڈرل یہ جو ہے ہماری ایک تو اس میں یہ ہوگی پاکستان کی جو آپ کی ایئرپورٹس اتھارٹیز ہیں ان کے ذریعے ڈپلائمنٹ ہوگی اس کی پورے سسٹم کی, پلس جو FIA جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کر وہ کیا جائے گا. اور اس کے لیے جو مین چیزیں ہیں انہوں نے کہا جناب کہ $2.4 بلین خود کمپنی لائے گی یہاں پہ, جو انہوں نے لانا ہے. 1000 بندہ جو ہے پاکستانی جو ہے ان کو یہ ٹرین بھی کیا جائے گا اس سسٹم کے لیے, ڈپلوائے بھی کیا جائے گا. اٹس اے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. اور پلس یہ ہے اوور دا پیریڈ آف 25 ایئرس یہ جو ہوگی ساری یہ انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے کرنی ہے, تو وہ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں. درمیان میں یہ پرپوزل جب یہ آئی ہے, اور بھی اس میں ڈیٹیل میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ اس سے کہ کیا مطلب عام آدمی کو شاید ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں اس میں دلچسپی نہیں ہوگی. اصل چیز تو یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پہ آپ کی ایئرپورٹس کی سیکورٹی کے لیے, یا ماڈرن سسٹم جو امریکن سمجھتے ہیں کہ فول پروف آپ کو سیکورٹی ہونی چاہیے. اچھا, اس میں جو آپ کو ڈیٹا ہوگا جو ایئر لائن سے حکومتوں کو جائے گا وہ بھی حکومت پاکستان کے اس میں رہے گا, کنٹرول میں رہے گا. یہاں پہ ساری چیزیں. پلس آپ جو ریکوری کرنا چاہتے ہیں, صاف ظاہر جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ بزنس ایک ماڈل ہوتا ہے, بزنس ماڈل بھی دیکھنا پڑے گا. وہ کیا اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب کہ یہ پیسنجر یا سیکورٹی سرچارج ماڈل کے طور پر ہوگا جو ریکوری کریں گے اوور دا پیریڈ آف 25 ایئر جو ساری انویسٹمنٹ ہوگی یہاں پہ. اب اس میں انہوں نے کمپنی جو ہے انہوں نے جو انٹرسٹ تھی یا لیٹر آف انٹرسٹ کے ہیں وٹ ایور انہوں نے سبمٹ کروایا ہے, اور ڈیفینس منسٹری وغیرہ یہ سارے معاملات دیکھیے ان کو انہوں نے آ کے پرپوزل وغیرہ دی. بٹ سم آف دس پرپوزل اسٹک سم ویئر, رک گئی. مطلب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں نا دنیا بھر سے کہ آئیں اور ہمیں وہ کریں, ہمارے اندر فارن انویسٹمنٹ لیں, اس کے طور پر فالو اپ کے طور پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر لکھا ہے ڈیفینس سیکرٹری صاحب کو, جس میں انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ہماری کمپنی امریکن کمپنی جو ہے دنیا بھر میں یہ سفارت خانے یا
स्टेट डिपार्टमेंट हो या जो भी फॉरेन ऑफिस होते हैं, ये अपने मुल्क की कंपनी अगर किसी और मुल्क में जाएंगी तो उनको इस तरह की वो सपोर्ट, उनको मतलब मुज़ाकरात कराने में, नेगोशिएट कराने में, वो डील कराने में, ये दुनिया भर में रिवाज होता है कि वो आगे जाके बातचीत उन हुकूमतों से करते हैं। अब ये स्टक अप हुई है, रोक दी गई है फॉर अननोन रीजंस कि पाकिस्तान जो इस वक्त अमेरिका तल्लुकात चल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को भी एक कॉन्फिडेंस आया कि पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, सो वी आर ऑफरिंग अ बिग डील। तो लेकिन इसके बावजूद रुक गई कहीं ना कहीं पे, स्टक अप हो गई सारी डील, जिसकी वजह से वो सर्टेन डाउट्स वर क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ द कंपनी के शायद हमें कोई महरूम करने के लिए या किसी और को दरमियान में लाने के लिए शायद ये सारा कुछ किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। नौ जो बड़ी खबर ये है, स्टेट डिपार्टमेंट ने खत लिखा है डिफेंस मिनिस्ट्री को, इसके फॉलो अप के तौर पर अपनी उस पूरी कंपनी का सिक्योर पोर्ट जो है उसका पूरा उन्होंने उनका बताया है कि उन्होंने अपने यहाँ पे वो सबमिट किए, बिड किए या अपने प्रपोजल दिए, प्लस उनका तजर्बा बताया है कि जनाब कि ये जो है बहुत बड़ी एक्सपीरियंस कंपनी है जो बहुत सारे मुल्कों में ये कर रही है, ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, और इसका फ्रेमवर्क हो या इसकी कंप्लायंस वगैरह जो है वो आपको हम इसकी वो कर, मतलब जब स्टेट डिपार्टमेंट, जो अमेरिकन हुकूमत उसके बिहाफ पे आपको गारंटीज दे रही है। लेकिन जब ये रुका है तो फिर उस कंपनी ने उनसे, अमेरिकन से रब्ता किया कि आप तो ये कह रहे थे, इनकरेज कर रहे थे कि पाकिस्तान में जाएं, बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, हमारी तो ये एक्सपर्टीज है, बट समवेयर ये प्रपोजल जो है इट हैज बीन स्टक। उसको एज ए फॉलो अप के तौर पर जो $2.4 बिलियन की जो ऑफर है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, अब जो मेरी इतलात है वेरी ऑथेंटिक वन कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये मामला उठाया है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई है कि क्यों रुका है, क्या ऑब्स्टिकल है। डिप्लोमेटिक आपको पता है एक लैंग्वेज होती है, उसमें तो ये चीजें आप अपना केस पेश करते हैं कि हमारा ये केस है, लेकिन कोई रुकावटें तो हुई हैं जिसकी वजह से स्टेट डिपार्टमेंट को आना पड़ा दरमियान। और मेरी खबर ये है कि जो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी है उन्होंने इसको फॉलो अप किया है, अच्छा, और फर्दर डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ किया है। सो वो भी बल्कि किसी स्टेज पे ये भी था कि वहां पे जेडी वैंस आ रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, दीगर आ रहे हैं, तो ये इस पे भी कोई बात होनी चाहिए कि हमारी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पाकिस्तान में अमेरिकन कंपनी मेरा ख्याल अब वो रह नहीं गई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कोई यूरोपियन अमेरिकन। सो बड़े अरसे बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग कि एक बिग ऑफर की गई, लेकिन यहाँ पर अभी तक मेरी इतला कि ये रुक गई है कहीं ना कहीं पे, इसमें रुकावटें हैं। सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, $2.4 बिलियन इज इसमें, तो लिहाजा जो पाकिस्तान में अमेरिकन सफारत खाना है उन्होंने भी इसको टेकअप किया, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको टेकअप किया है, और उस पर उन्होंने यही बताया कि आपके हमारे तामुन बढ़ रहा है, हमारा एतमाद बढ़ रहा है, तो आपको इसको वो करें, कंसिडर करें। बट रुकावटें कहाँ पे हैं, किधर हैं रुकावटें हैं, मैं इतना बता सकता हूँ। मजीद खबर लेकर आएंगे आपके, इतना बता सकते हैं रुकावटें हैं, दैट्स द रीजन के उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये अगर इशू उठाया है, और इनके जो अमेरिकन सफारत खाना है उनके हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने भी इसको उठाया, उन्होंने यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ उठाया। लेट्स सी हाउ इट गोस। सही नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं इसी पॉइंट पे। ब्रेक के बाद जो है वो एक और अहम इशू आपके साथ डिस्कस करेंगे, सोलर पैनल के सोलर पॉलिसी के हवाले से जो है वो आपसे बात करेंगे, जिस पर सख्त तनकीद जो है वो नजर आ रही है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर पलवशा खान। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम पहले सेगमेंट में जो है वो बात कर रहे थे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो स्टेटमेंट दी है इंडिया के हवाले से, और नहायत ही डिग्रेडिंग किस्म की जो है वो लैंग्वेज भी यूज़ की है इंडिया के हवाले से, जिससे इंडिया के अपने अंदर जो है वो मोदी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि वो क्यों खामोश हैं। अब जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसका रिप्लाई दिया है, और उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने एक रिस्पांस दिया है, और उन्होंने कहा है इन रिस्पांस टू फर्दर क्वेश्चंस ऑन अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट हैड रिफर्ड अमंग अदर थिंग्स टू इंडियंस, द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रिस्पॉन्डेड एज फॉलोज। उनका कहना है that we have seen the comments as also the subsequent statement issued by the US Embassy in response. The remarks are obviously uninformed, inappropriate and in poor taste. They certainly do not reflect the reality of the India-US relationship, which has long been based on mutual respect and shared interest. तो उनका कहना है कि ये जो रिमार्क्स थे डोनाल्ड ट्रंप के, ये अनइन्फॉर्म्ड हैं और इनअप्रोप्रिएट हैं, जबकि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट नहीं करते। उनका रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट पर जो है वो मबनी है। लेकिन आपको बताया हमने कि स्टेटमेंट के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो इंडिया के अंदर से भी उठ रहा है। अब इससे पहले कि आप सोलर वाली स्टोरी पे हैं, वो कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप है, हमारा रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप वो दोनों बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया और उनके बड़े पावरफुल रहे हैं। अब एक पार्टी जब आपके बारे में ये कह दे, आप उनको बार बार कहते हैं नहीं आप तो हमारे दोस्त हैं, आप तो हमारे दोस्त हैं, वो भाई ये म्यूचुअल चीजें होती हैं, मुल्क हूँ या बिल्कुल इंडिविजुअल हूँ, मतलब वो आपको दोस्त समझते होते तो आपके बारे में ये बातें कहते हैं, शेयर जिसकी बार बार बातें कहते हैं रिलेशनशिप की, फलां की, ये की, आप ही फिर जबरदस्ती उनसे करना चाहते हैं। ट्रम्प साहब तो बड़े क्लियर हैं, फिर इल इन्फॉर्म्ड कंफ्यूज आप हैं। ट्रम्प साहब इज वेरी क्लियर कि उन्होंने किसके साथ क्या ताल्लुक रखना है, कैसे, बट एनीवे इट्स बिटवीन इंडिया एंड बड़े लोग हैं जी, इंडिया भी बड़ा मुल्क है, वो अपने आप को वो क्या समझते हैं, वो विश्व गुरु समझते हैं। ट्रम्प साहब वैसे पूरी दुनिया के विश्व गुरु हैं, हम इसमें कहाँ पे फिट होते हैं? बिल्कुल। और वाकई इंडिया की जो भी बातें उसको रेसिप्रोकेट तो फिलहाल ट्रम्प साहब नहीं कर रहे हैं, जो भी मोदी साहब का एक साल से नहीं कर रहे हैं, वो अपना जो रिलेशनशिप समझते हैं अमेरिका से। खैर, एक और स्टोरी जो हम कवर करना चाह रहे थे उस पर आ जाते हैं कि हुकूमत की नई जो एक पॉलिसी है, सोलर पॉलिसी, वो कहा जा रहा था कि अब जो लोग नेट मीटरिंग जो है वो लेना चाहते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने देखा खबर में कि स्पोक्स पर्सन जो है पावर डिवीजन के, उन्होंने इसको डिनाई किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस चीज को उन्होंने रद्द किया है। क्या कहेंगे खलासा साहब? ये बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये डिनाइल वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ मुझे हो गए कोई इस्लामाबाद में 28 साल हो गए हैं कोई रिपोर्टिंग करते हुए, तो हमें ये समझाया जाता था अपने रिपोर्टिंग रूम में, हमारे एडिटर्स और सारे बड़े जो सीनियर थे हमारे, कि जनाब जिस चीज की डिनाइल हुकूमत जोर से कर रही है उन्हें समझ लें खबर पक्की है। अच्छा। हाँ, जहां पे आपको डिनाइल आ गई है समझ लें वो खबर पक्की, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है, फलाना। होता क्या है, इस तरह के बड़े फैसले करने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सोलर के हवाले से जब पॉलिसी बदली थी इनकी तो लोगों का बहुत शदीद रिएक्शन आया था। उसके बाद आप इस तरह के फिलर छोड़ते हैं। अच्छा। मतलब मेरे जरिए, आपके जरिए, किसी और के जरिए छोटी सी खबर लगवा दी, बात करवा दी, सोशल मीडिया पे, किसी अखबार में, इस तरह की चीजें रिएक्शन गेज करने के लिए कि लोग क्या रिएक्ट करते हैं, उसके मुताबिक फिर आप पॉलिसी बनाते। अब कल जब ये खबर आई तो लोगों का बड़ा शदीद रिएक्शन आया। लोग तो कहते हैं दूध के जले बैठे हैं तो वो तो छाछ को फूंके मार के पीते हैं। लोग तो बिल्कुल एक्टिव होकर बैठे हैं कि हुकूमत कोई ये सोलर वालों पे कोई बहुत बड़ा काम करने वाली है। अब सवाल ये है, मैं ये समझता हूँ इस मुल्क के अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन में इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए कोई रहम होता ना, या होना चाहिए। आपको अभी भी बचाया हुआ है सोलर ने, कि इस वक्त बताया गया है कि 7000 मेगावाट जो है आपको सोलर की वो मिल रही है, बिजली पैदा हो रही है। अच्छा, ये तो आपका ऑफिशियल है, हालांकि अनऑफिशियली बताया जाता है कि ये 18 से 20,000 मेगावाट है और टोटल पता है आपको आपकी खपत कितनी है, रिक्वायरमेंट वो 26,000 मेगावाट है। तो भाई आपका पूरा का पूरा मुल्क सोलर पे चला गया है। आपने जो यहाँ पे लोगों ने अपने पैसों से सारी चीजें की हैं, उन्होंने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं चाहिए थी, किसी से कर्जा नहीं लिया, लोन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। अल्लाह भला करे चाइना का, या जिन्होंने टेक्नोलॉजी सोलर की इजाद की है, हम उनके ग्रेटफुल हैं जी कि उन पे बरकते हैं, जो भी है उन पे उन्होंने एक मतलब इंसानियत के लिए काम किया। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने इस मुल्क के साथ जो ज्यादती की हुई है, जो हम बार बार कहते हैं लोगों को पता होना चाहिए, 41 से वो कहते हैं 45,000, मैं तो 41,000 कहता था, आप ये नए फिगर आ रहे हैं कि 45,000 मेगावाट के आपने कैपेसिटी के यहाँ पे आपने वो लगा लिए हैं IPPs। आपको जरूरत है 26,000 मेगावाट की गर्मियों में पीक पे, आपने लगा लिया 41 और 45 ने, हम 41 पे आ जाते हैं। आपने क्या काम किया, आपने 15-16,000 मेगावाट एडिशनल लगा लिए जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुआहदे क्या कर लिए हैं कि आप पैदा करें ना करें हम आपको पैसे देंगे। पैसे किस में देंगे, डॉलरों में देंगे। इस वक्त 6 जो हैं आपके बिजली घर जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। ये वहां पे पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने कमेटी मीटिंग बताया, तो मौजूद था, उन्होंने कहा 6 को हमने खुद कहा है कि जनाब आप बंद कर लें। तो पूछा कि आपने क्यों बंद करवा दी बिजली, उन्होंने कहा जनाब एक तो हमें जरूरत नहीं, दूसरा मुआहदे के तहत हमें उन्हें तेल भी देना है, हमने डॉलर का रेट भी दिया है, उनको कैपेसिटी चार्जेस भी दिए हैं और तेल भी दे रहे हैं। ये मुआहदे हैं आपके, इससे कोई बड़ा कोई जुल्म, कोई इस मुल्क के खिलाफ दुश्मनी हो सकती है जिन लोगों ने बैठ के मुआहदे किए ये। तो उन्होंने कहा हम आपको तेल खरीद के देंगे, तेल महंगा है लिहाजा बंद ही कर दें बिजली का, हम आपको पैसे देंगे। 6 पावर प्लांट ये आपको वहां पे पावर मिनिस्ट्री की ये कमेटी स्टैंडिंग में मैंने खुद सुना है, 6 बंद पड़े हुए हैं, पैसे ले रहे हैं। आपको इससे कोई बड़ा जुल्म। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है, आपने इनको देने हैं पैसे, आपने इनके कॉन्ट्रैक्ट आप रिन्यू करते गए हैं, चलो आपके मुआहदे हैं, आप अब करें जो भी आपने मतलब यहाँ पे बम चलाने थे चला लिए, और उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नवाज शरीफ साहब भी शामिल है। इन दोनों ने बैठ के धड़ाधड़ लगे। ये नवाज शरीफ साहब बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पे इल्जाम लगाते थे जब इन्होंने 94 में ये IPPs लेके आए थे, और संगीन किस्म के लूट मार के इल्जाम लगाते थे, पैसा वापस लाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, बला बला, कि उन्होंने डॉलर रेट उन्होंने पहली दफा दिया। जैसे यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने डॉलर बनाने की मशीन हमें दे दी थी। हर प्रोजेक्ट, हर मुआहदा डॉलरों में हो रहा है, बिजली का बिल भी डॉलरों में।
नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, आप तो उसमें आसिफ जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ थे आईपीपीज के, इन्होंने आके घर वालों ने लगा लिए, खानदान ने लगा लिए, शहबाज शरीफ साहब के बच्चे लगा के बैठे हुए हैं, सैफ रहमान साहब जो इनके रिश्तेदार थे साहब का, वो लगा के बैठे हुए हैं। इन्होंने जिस तरीके से आगे फ्रंटमैन रख लिए हैं, इस वक्त आपके को बताया जाता है 40-50 से ज्यादा आईपीपीज जो हैं वो आपके यारों दोस्तों पॉलिटिशियंस के हैं, फ्रंट मानू को हैं। जिसको भी पैसे चाहिए थे उसने कहा ये तो बहुत बड़ी वो लग गई है, आओ जी तू आईपीपीज लगा ले, और रेट और बिजली नेपरा के जरिए बिठा के ब्यूरोक्रेसी ने इनको मर्जी के लेके दिए हैं। सो जनाब अली अब इनको देने हैं पैसे, लोग चले गए सोलर पे, अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे बच्चों के भी वो है सोलर प्लांट है, हमारे ये सहीवाल में जो लगा हुआ है आपका, वहां पे उधर आपने कराची या सिंध में लगाए हुए हैं, ये तो 2-4 बता रहा हूँ हुक्मरानों के। तो अब आपने उनको देने पैसे आपकी चमड़ी वो लेके वो देंगे। मुआहदे खत्म करने चाहिए थे आपको, मुआहदे से मुराद है जब जहां जो खत्म हो रहा था आपको उनको रिन्यू नहीं करना चाहिए था। अभी भी मैं समझता हूं अगर जस्ट माई विश वाइल्ड विश अभी भी कहीं से दुनिया भर से कहीं से 2-4 अरब डॉलर मांग के इनको अगर आप पैसे सेटलमेंट करके इनके साथ कंट्रैक्ट करें क्लोज और मुल्क को लेके जाएं सोलर पे, ये मुल्क बहुत तरक्की कर जाएगा, अच्छी बिजली मिलेगी, गालियां खाने से बच जाएंगे, आप कर्जे देने से बच जाएंगे, और लोगों को आपकी प्रोडक्शन लाइवलीहुड जो है कारोबार बिजनेसेस इमेजिन करें। लेकिन ये करने नहीं देंगे। वो लास्टली मुझे एक ना जुमला याद आ रहा है उसका, मुगल आजम वो फिल्म का, अनारकली को जब अकबर बादशाह कहता है उसमें पृथ्वीराज जो है ना वो कहते हैं अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। आईपीपीज में हुकूमत ही कर चुकी है, यही हाल है और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी में। ये सबसे बड़ा मसला है हमारी पॉलिसीज का, जिसमें आईपीपीज लगाकर डॉलर बेस जो है वो आईपीपीज लगाकर जिसको एक दफा सपोर्ट किया जा रहा था, जस्टिफिकेशंस दी जा रही थी, फिर उसकी फिजिबिलिटी जो है अब कहा जा रहा है कि वो फीजिबल नहीं है। सोलर को इनकरेज किया गया और फिर सोलर पर जो है वो पॉलिसीज आना शुरू हो गई उसको डिस्करेज करने के लिए। अब ये लाइसेंसिंग की नई रिक्वायरमेंट है नेपरा की जानिब से एज अ रेगुलेटर, लेकिन पावर डिवीजन ने इसको डिनाई किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है अंडर नेपरा, तो इसका फेडरल गवर्नमेंट से इसको जो है वो ना जोड़ा जाए क्योंकि नेपरा इसका रेगुलेटर है। नाजरीन आज के लिए इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात।